हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं उपेंद्र सिंह की बुक में अब जो टॉपिक हमारे सामने है डैट इज साइंटिफिक टेक्निक्स इन आर्कियोलॉजी। आज की क्लास में आपको पता लगेगा इतिहासकारों के क्षेत्र में प्रॉपरली, यहाँ पर हम हिस्टोरियंस की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम ऐसा बोलें कि हिस्ट्री के क्षेत्र में जो खुदाईकार हैं वो बिना साइंटिफिक टेक्निक्स के कितने अधूरे रह सकते हैं। सिर्फ ज़मीन से खुदाई करके चीज़ों को, अवशेषों को निकालने से कुछ भी नहीं होता। उनकी एज को डिटरमाइन करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट नीड टू रिलाई ऑन सर्टेन साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की टीम इनके साथ काम करती है, तब जाकर इनकी जो फील्ड की स्टडी है, जो इन्होंने खुदाई करके अवशेषों को, डेड बॉडीज़ को, पॉटरीज़ को, किसी भी सिक्के को, किसी भी धातु को ज़मीन से निकाला होता है, तब जाकर इनकी एनालिसिस पूरी होती है, जिसके बेसिस पर हिस्टोरियंस एक ब्रॉडर पिक्चर ड्रॉ करते हैं। और इस चैप्टर में मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया था, हज़ारों बार, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का संगम जो है साथ साथ पैरेलली चलता है। लेकिन आज की क्लास में स्पेसिफिकली इस, जब तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं होता, हमारी आने वाली नंबर ऑफ क्लासेस के अंदर ये बड़ा टॉपिक है। इस उपेंद्र सिंह बुक में जितने चैप्टर्स हैं, उसके जितने टॉपिक्स हैं, सबसे ज़्यादा टेक्निकल अगर कोई टॉपिक है तो वो ये है। लेकिन मैं आपको इसको एकदम बच्चों की तरह समझाऊंगा। हम लोग भरपूर तरीके से यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करेंगे, बायोलॉजी की बात करेंगे, थोड़ी बहुत फिज़िक्स की बात करेंगे, और फिर हम उसको कंबाइन करेंगे आर्कियोलॉजिस्ट की आर्कियोलॉजी के साथ, जिसके बाद आपको कंप्लीट पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं साइंटिफिक टेक्निक्स इन आर्कियोलॉजी के टॉपिक को, कि जो खुदाईकार होते हैं, जब भी वो खुदाई करके कोई अवशेषों को निकालते हैं, तो वो कौन कौन सी साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब पूरी हिस्ट्री जब तक आप पढ़ते हो ना, आप चाहे पूनम दलाल दहिया बुक को चार्ट क्यों ना गए हो वर्ड टू वर्ड, लेकिन इसके बियॉन्ड, बुरा मत मानना, एक बात बोल रहा हूँ, इसके बियॉन्ड आपकी औकात ही नहीं है हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी की फील्ड को समझने की। आप सिर्फ रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड 14 को जानते हो बस, जिसको हम C14 या CH14 मेथड कहते हैं, राइट। अब गलती आपकी नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है। जब वो बुक्स जिक्र ही नहीं करती हैं बाकी मेथड्स का, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन एक एज पाने के लिए, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इस बुक को आपको यूटिलाइज कैसे करना है, पूनम दलाल दहिया तक आपका काम 95% हो जाता है। 5% बस जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, हर पेज के अंदर ऐसा होता नहीं है। इस बुक के अंदर क्या है कि कहानी हमें थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी पड़ती है, नोट्स लेकिन जो बनाने पड़ते हैं, एक तगड़ा स्पीड ब्रेकर आता है हर 60-70 पेजों के बाद, जहाँ पर हमें रुकना होता है, थमना होता है, और वो उपेंद्र सिंह का पेज हमारी, या फिर वो जो टॉपिक है, हालत ख़राब कर देता है। तो आज की क्लास में ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ पर आपको बिल्कुल माइन्यूट तरीके से नोट्स को, अपने नोट्स को निकालकर इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है। जब आपने पूनम दलाल दहिया लेवल तक के नोट्स बना लिए हैं, फिर आप किसी एक ऐसे पर्सन जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल क्यों ना हो, उससे भी ज़्यादा जान सकते हो। क्योंकि मैं कभी भी इस चीज़ को एग्री नहीं करता कि किसी का कोई ऑप्शनल है तो वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट ही होगा। क्योंकि जर्नली 99% एस्पिरेंट्स एक जो गलती करते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो गलती, क्योंकि वो मुझे और मेरे स्टूडेंट्स को एज दे देती है एग्जाम में, कि वो सिर्फ रीड करते रह जाते हैं, दे डू नॉट कंसोलिडेट एनी टॉपिक। ठीक है, तो चलो इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्टली लेट्स हिट द बुल्स आई। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं बड़ी सारी साइंटिफिक टेक्निक्स पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब अभी तक जब तक इतिहास को जानते हो, 6 से लेकर 12 तक की NCERT, 6 से लेकर 12 तक की तमिलनाडु प्लस पूनम दलाल दहिया, यू हैव ओनली हर्ड अबाउट CH14 मेथड, C14 मेथड, रेडियो कार्बन डेटिंग 14 मेथड बस। लेकिन इसके अलावा कुछ और जो मेथड्स होते हैं, पहले मैं आप उसके नाम बता देता हूँ मैं पहले आपको, फिर फर्दर क्लासेस के अंदर हम एक एक करके इनको डिस्कस करते रहेंगे। एक का नाम है थर्मोल्यूमिनेसेंस, यानी कि पता लग रहा है कि कुछ चीज़ चमकने वाली, एनर्जी रेडिएट करने वाली टेक्निक की बात हो रही है यहाँ पर,
कैसे काम करती है, किसके ऊपर काम करती है, वो हम जान लेंगे फर्दर क्लासेस में। पोटेशियम आर्गन टेक्निक, अब यहाँ पर तो 2 एलिमेंट्स के सिर्फ नाम दे दिए इन्होंने, पोटेशियम आर्गन, लेकिन कहाँ यूज़ होती है ये? जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करके किसी अवशेष को निकालेंगे तो कहाँ पोटेशियम और आर्गन की ये जो टेक्निक है, इसका पूरा नाम क्या है, कहाँ ये यूज़ होती है, इसको हम जानेंगे। फिर एक है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक, एक का नाम है यूरेनियम सीरीज, और लास्ट एक जो बचता है अब मेथड आपको जानने के लिए, आपके समझने के लिए, डेट इज फिजन ट्रैक डेटिंग मेथड। आराम आराम से समझते हैं एक एक मेथड को। अभी तो कुछ क्लासेस हमें सिर्फ C14 रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड को सीखने के अंदर लगेगी, लेकिन आज की क्लास में आप इस लाइन तक भी नहीं बढ़ पाओगे। आज की क्लास सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही अगर आप समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी है। शॉर्ट में कंटेंट को बोलना, समझाना या खुद भी पढ़ना मुझे पसंद नहीं आता, और वो मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप भी मत करो। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक की सिर्फ एक बार बनानी होती है आपको, दूसरी बार रिवीजन, तीसरी बार शॉर्ट नोट्स उससे खींच लो, चौथी बार में किसी A4 शीट पे उतार लो, पांचवी बार में 24 घंटे के अंदर उसको रिवाइज कर लो, छठी बार में अगले ही दिन, सातवीं बार में विद इन अ वीक, आठवीं बार में 1 महीने के अंदर, नौवीं बार में 3 महीने के अंदर, 10वीं बार में 6 महीने के अंदर। ज़िंदगी में आप कभी उस टॉपिक को नहीं भूलोगे। ऐसे ही ह्यूमन ब्रेन और माइंड साइकोलॉजी काम करती है। किसी भी टॉपिक को जीवन में पढ़ो, जो मैंने आपको 10 स्टेप बताया उन्हीं से होकर अगर आप गुजरो, आप भूल नहीं सकते किसी भी टॉपिक को, वो मेरी गारंटी। तो ये जो साइंटिफिक टेक्निक्स की यहाँ पर बात हो रही है, आर्कियोलॉजिस्ट क्यों यूज़ करते हैं इनको? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन प्रिसाइज यानी कि एक्यूरेट क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन, जो इतिहास में लोग जो रह रहे थे उनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए। अब ये जो सारे के सारे मेथड्स हैं, फिर चाहे अगर आप नाम लो C14 यानी कि कार्बन 14, या जिसको हम रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं, या फिर थर्मो ल्यूमिनेसेंस, पोटेशियम आर्गन, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, यूरेनियम सीरीज, फिशन ट्रैक डेटिंग मेथड, इन सभी मेथड्स का एक ही एम है, इतिहास में जो भी लोग रहे हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट की बात हो रही है, तो दोस्तों 2 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई जब भी करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा और हमेशा उनको स्केलेटन्स यानी कि ह्यूमन कंकाल ही प्राप्त होंगे। जो उस टाइम पर ये जो लोग रह रहे थे, कभी तो ये जिंदा होंगे ना, स्केलेटन तो खुदाई करने के बाद मिले हैं ना आर्कियोलॉजिस्ट को। तो जब ये लोग रह रहे थे, वो अपने जीते जी कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करते थे, उसकी भी डेट पता लगाई जा सकती है इन सारे मेथड्स के थ्रू। कार्बन 14, थर्मोल्यूमिनेसेंस, पोटेशियम आर्गन, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, यूरेनियम सीरीज, फिशन ट्रैक डेटिंग। लेकिन क्या अब सवाल ये उठता है, आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे? मतलब इस टॉपिक की रेलेवेंस पता है कि आपको ये क्यों जानना चाहिए, आपको ये क्यों पढ़ना चाहिए? आप कहोगे सर एक मेथड को यूज़ कर लेते हैं, हमारी जो पूनम दलाल दहिया तक की जो बुक है वो कार्बन 14 मेथड के बारे में बताती है, इनफ तो है सर, इसके आगे क्या ही पढ़ना, क्या यूज़ है इसका? तो देखो, हर एक मेथड की, सिर्फ कार्बन 14 नहीं, हर एक मेथड के बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसके साथ लिमिटेशंस भी जुड़ी हुई हैं। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर एक मेथड के यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल मेथड के, साइंटिफिक टेक्निक्स के 2 पहलू हैं। बेनिफिट्स तो है ही, लेकिन लिमिटेशंस भी हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ, आपको मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को एक कंकाल प्राप्त हुआ है, और जब कार्बन डेटिंग मेथड से जब उसकी एज पता लगाई गई, तो इनको ये पता लगा, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ बस मैं, कि गुप्ता एम्पायर के टाइम की एक ह्यूमन बॉडी है, इतनी पुरानी है, इसके आसपास के टाइम की पीरियड की वो ह्यूमन बॉडी है, वो मानव कंकाल है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट, अगर मैं आपको बोलूं 10 मिलियन ईयर्स एगो पहले, अगर आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के टाइम पर कुछ भी एक अवशेष मिला है, मान लो कोई एक पत्थर मिला है, ठीक है, या कोई वॉल्केनिक इरप्शन के कुछ ट्रेसेस मिले हैं,
किसी सॉइल के माध्यम से, सैंड के माध्यम से, किसी चट्टान, किसी पत्थर, किसी बजरी, किसी रेत, किसी कंकड़ के माध्यम से। तो अब क्या यहाँ पर कार्बन डेटिंग मेथड 14 यूज हो सकता है क्या? 10,000 साल, 10 मिलियन साल पुरानी चीज को पता लगाने के लिए? द आंसर इज नो। तो इसलिए यहाँ पर हमें ऑल्टरनेटिव मेथड्स के बारे में जानना पड़ता है। ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन कौन से कहाँ लगेंगे वो आप इस टॉपिक के बाद जैसे ही सारे लेक्चर्स मेरे कर लोगे, आपको एज मिल जाएगी वो चीज़ पहचानने के लिए। और खुदा ना खास्ता अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स में कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कार्बन 14 डेटिंग मेथड जो है, क्या वो मतलब वो आपको लिस्ट दे दें कि इनमें से कहाँ पर ये मेथड यूज होगा, तो आप तो ऑल ऑफ दी अबव ही कर आ जाओगे, क्योंकि आपने उसके अलावा कोई मेथड सुन ही नहीं रखा है। लेकिन इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर आपको इतना पता लग गया कि नहीं यार, कार्बन 14 मेथड सर ने हमें क्लास में बताया था, ये इस एज से ज्यादा पुरानी चीजों में अगर यूज करा जाएगा ना तो वो इररेलेवेंट रिजल्ट देगा, तो यहां पर तो यूज नहीं हो सकता, और आपने कर दिया उसको एलिमिनेट, आप राइट आंसर तक पहुंच गए। मतलब कहने का मतलब यह, भले ही उसको पेपर के अंदर याद मत रखो कि थर्मोल्यूमिनेसेंस, पोटेशियम आर्गन, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, यूरेनियम सीरीज, फिशन ट्रैक डेटिंग मेथड क्या है, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता लग गया कि कार्बन 14 मेथड की लिमिटेशंस क्या है, जो कि आपको पूनम दलाल भैया तक के लेवल की बुक्स नहीं समझाती हैं। तो आपके पास एक एज होगी कि जो दूसरे लोग दो नंबर के क्वेश्चन को छोड़कर आ रहे हैं, तो आपको एक एज मिल जाएगी। और प्रीलिम्स निकालने के लिए 2 नंबर क्या होते हैं आप उससे पूछो, जिसका 1 नंबर से कभी प्रीलिम्स रह गया और जिस बंदे का या बंदी का आखिरी अटेम्प्ट था। मे नॉट गॉट टू सो ऐसा किसी के साथ हो, बट होते हैं ऐसे केसेस हर साल, तो वो गलती मत करो। आगे बढ़ने से पहले ज्ञान की बात बस आखिरी ये करना चाहूंगा आपसे, जितनी जान झोंकनी है जिस अटेम्प्ट में, पूरी झोंक दिया करो, ताकि बार बार आप इस विशियस सर्कल में, साइकिल में ना फंसो। ठीक है, उस चक्रव्यूह से आप बाहर निकल जाओ। आधे अधूरे मन से मेहनत करोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं फंसोगे। एग्जाम की डिमांड जो है वो आपको करना पड़ेगा। रियलिटी यही है कि प्रीलिम्स का दरवाज़ा सबसे टफ हो गया आज के ज़माने में क्रैक करना, बिकॉज लोग हैं लॉस्ट इन देयर साइकोलॉजी, दे आर एंजॉइंग सोशल मीडिया, बट कंसोलिडेशन, रिवीजन पावर और स्टूडेंट्स की जो अप्रोच होनी चाहिए, जैसे वो 12वीं में पढ़ते थे अपनी, वैसा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यूपीएससी को सिंपल तरीके से निकालने का एक ही टेक्निक है कि अगर आप 90+% होल्डर थे, इफ़ यू वर हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद बायोलॉजी इन योर 12th, और आपके 90% से ज़्यादा आए थे, तो जिस लेवल की पढ़ाई आपने करी थी, जैसे जिसको कहते हैं ना कुत्ते की तरह पढ़ना, तो वो आप ऐसे ही जान अगर झोंकोगे ना, यू वर वेरी फोकस एट दैट टाइम। बस वही फोकस आपको 365 दिन से लेकर 500 दिन का चाहिए यहाँ पर। तो बात करते हैं इसके आगे। ये सभी की सभी जो टेक्निक्स हैं ये बहुत यूज़फुल होती हैं अगर आपको कोई भी खुदाई कर कर अगर कोई अवशेष की प्राप्ति हुई है, अगर आपको उसको देनी है कोई एक डेट, कोई एक ईयर असाइन करना है कि कितनी पुरानी ये चीज़ है। और यहीं पर हमारा इस पूरे टॉपिक की ट्रिक छुपी हुई है इस वर्ड में। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, मार्क माय वर्ड्स, मेरा जो चीज़ सर्कल करता हूँ, मैं जो चीज़ हाईलाइट करता हूँ, उसकी एक रेलेवेंस होती है। डेटिंग मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कार्बन 14 मेथड हर चीज़ की डेट को पता लगा ही लेगा क्या? नहीं लगा सकता, उसकी एक लिमिटेशन है, एक हद तक। मतलब आप अगर आप 2025 में बैठे हो तो 2025 से कितने पुराने साल का सामान जो खुदाई करके निकला है, तो उसकी प्रिसाइसली एज को पता लगाना कि अगर मुझे आज कोई खुदाई करते समय, मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और मुझे एक मटका मिला, एक घड़ा मिला मुझे, अब मुझे इसकी एज को पता लगाना है, तो कितना पुराना पता लगा लेगा ये? 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 1,00,000 साल, 1 करोड़ साल? पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। हर एज के लिए पता लगाना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो बड़े सारे जो डेटिंग मेथड्स हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेस्ड होते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है, कोई भी जो अवशेष होता है, भले ही वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। अब लिविंग या नॉन लिविंग का मतलब ये है कि यार देखो,
आर्कियोलॉजी में तो जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो नॉन लिविंग ही होंगी। इवन ह्यूमन बींग्स जो हैं वो तो गड़े हुए हैं, उनका तो कंकाल मिल रहा है। लेकिन लिविंग नॉन लिविंग से मेरा कहने का मतलब ये है, अब यहाँ से आपकी रियल क्लास स्टार्ट होती है। पूरा फोकस करके मेरी एक एक शब्दों को बिल्कुल दिल लगा के सुनना। जब कोई भी एक इंसान या जानवर, पशु पक्षी जिंदा होंगे और उनका कंकाल भले ही मिल रहा है हमें, हम उनको लिविंग कैटेगरी के अंदर ही डालेंगे। और जितने आइटम्स जो मैं आपको बता रहा था जीते जी उन्होंने यूज़ करे थे, वो सारे नॉन लिविंग कैटेगरी के अंदर आएंगे। लेकिन इस यूनिवर्स की ना एक बात है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों पर कॉमन तरीके से अप्लाई होती है। वो क्या है कि सभी चीज़ों के अंदर, सभी अवशेषों के अंदर, फिर चाहे वो लिविंग थिंग्स की बॉडीज हों या नॉन लिविंग थिंग्स के अवशेष हों, उनके अंदर दोस्तों ना एटम्स पाए जाते हैं, जिसको आप 9th क्लास की केमिस्ट्री में एक चैप्टर के नाम से पढ़ते होगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इन सब के अंदर एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसने यहां पर हमें दो शब्दों के बीच में फंसा रखा है। मैं चाहूं तो कैजुअली बोलकर इसको निकल सकता हूं कि ये सारी डेटिंग मेथड, साइंटिफिक टेक्निक्स रेडियो एक्टिव डिके पर चलती है। लेकिन इस वर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रेडियो एक्टिव डिके। उससे भी पहले रेडियो एक्टिव वर्ड को समझना, फिर डिके को समझना, और रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड या फिर जिसको C14 मेथड आप कहते हो उसके ऊपर अप्लाई करना, ताकि आप प्रिसाइज तरीके से जान तो सको कि काम करते कैसे हैं। खुदाई करने के बाद कोई चीज़ मिली तो उसके बाद करा क्या जाता है लेबोरेटरी में उसका। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रेडियो एक्टिव वर्ड का मतलब बताता हूँ। आप अभी सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। जस्ट फोकस ऑन वॉट ऑल आई एम राइटिंग फॉर यू। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक टर्म की, रेडियो एक्टिव। मैं ना डिके बोल रहा हूँ, ना रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, या कार्बन डेटिंग मेथड में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ एक वर्ड बोल रहा हूँ जिसका डिक्शनरी मीनिंग आपको समझना ज़रूरी है केमिस्ट्री को अप्लाई करते हुए, रेडियो एक्टिव। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, कि कभी कभार ना कुछ जो एटम्स होते हैं वो नेचुरल रूप से दोस्तों क्या होते हैं, नेचुरल रूप से काफी ज्यादा वो अनस्टेबल होते हैं। कुदरत कुछ ऐसे एटम्स को पैदा कर देती है, ठीक है, ये ब्रह्मांड ऐसे एटम्स को जन्म दे देता है कभी कभार जो कुदरती रूप से अनस्टेबल होते हैं। अब अनस्टेबिलिटी का यहां पर क्या मतलब है कि उनके अंदर जो प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की जो मात्रा होती है, या आप ऐसा कह लो, अभी आप प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स वर्ड में मत फंसो, अभी मैं धीरे करके लेवल अप बढ़ा दूंगा आपका, इसी लेक्चर के अंदर समझा दूंगा। ये इनके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है ना, ये होना चाहिए बैलेंस, वो होना चाहिए बैलेंस्ड। लेकिन वो बदल जाता है इम्बैलेंस में। अब जब वो इम्बैलेंस में बदलता है ऐसे एटम्स के अंदर, तो ये जो एटम्स हैं ये ना क्या करते हैं, बहुत पावरफुल एंड एट द सेम टाइम बहुत डेंजरस रेडिएशंस एमिट करते हैं अपनी बॉडी से। मतलब एटम्स के शरीर से, एटम्स का खुद का एक जो शरीर है, जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, मैं उसको इसलिए बॉडी बोल रहा हूँ। बहुत पावरफुल और बहुत डेंजरस रेज एंड रेडिएशंस जो हैं ये एमिट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता क्या है, जब भी एमिट ऐसे कर रहे होते हैं तो बेसिकली क्या है कि ये अपनी गंदगी बाहर निकाल रहे हैं एक तरीके से। जो इम्बैलेंस है और जो अनस्टेबिलिटी है ना, उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार अगर मान लो ये 10 चीज़ है लेकिन सामने वाली चीज़ भी बैलेंस के लिए 10 होनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या, ये 10 है और सामने वाली चीज़ 8 है, तो ये इम्बैलेंस से क्रिएट हो रहा है। तो ये हो सकता है या तो ये अपने 2 चीज़ें को छोड़ दे अपने आप को 8 करने के लिए, या फिर ये जो 8 है यहाँ पर 2 चीज़ें गेन हो जाएं। तो ऐसा करके एटम्स का शरीर जो है वो वर्कआउट करता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है
ये एटम्स इसके बाद ना टूटने लग जाते हैं। तो जब ये टूटते हैं उसी के बाद ये पावरफुल और डेंजरस रेज जो हैं, जो एक प्रकार से शक्ति है, इनके अंदर से निकलती है। अब सवाल ये उठता है कि सर जी आप हमें ये बताओ, क्या हम इन किरणों को देख सकते हैं? तो देखो दोस्तों, देखने की तो दूर की बात है, दीज रेस कैनॉट बी सीन या फेल्ट। आप महसूस भी नहीं कर सकते इनको, लेकिन फिर भी दीज रेज आर सो मच पावरफुल दैट दे कैन रिजल्ट इन टू सीरियस इलनेस एंड समटाइम्स योर डेथ। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाती है किरणें। अब अगर बात यहां तक समझ ही गए हो तो फिर आपका अगला सवाल मेरे लिए ये होगा कि सर एक बारी प्रॉपर तरीके से समझाओ, ये रेडिएशंस जो है ये इंसानी शरीर को अफेक्ट करती हैं, तो करती हैं कैसे, कैसे करती हैं? तो देखो क्या है, इसके लिए आपको ना ह्यूमंस का इवोल्यूशन पता होना चाहिए थोड़ा सा। जब से ये यूनिवर्स बना है और उसके बाद जब से हमारा अर्थ बना और जब से इंसान जो है वो धरती पर आए, तब से ये यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जिसमें सोलर सिस्टम, अर्थ तो बहुत एक छोटे से डॉट भर के पहलू हैं, लेकिन ये यूनिवर्स अपने पैदा होने के दिन से लेकर आज तक रेडिएशंस एमिट कर रहा था। यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स घूम रहे थे, जिनके अंदर बहुत सारे ऐसे एटम्स भी थे जो कि अनस्टेबल थे और वो टूट जाते थे तो रेडिएशंस एमिट करते थे। तो रेडिएशंस हमारी एक, यानी कि मानव जाति की एक हमेशा से वास्तविकता रही है कि जब से इंसानों का इवोल्यूशन हुआ है तब से रेडिएशंस जो हैं वो उनको छू रही हैं। अब इंसान जो है इन रेडिएशन से एडजस्ट कर गए थे सिंस द एजेस ऑफ देयर इवोल्यूशन। ओके, अब क्या होता है, जब इंसान इन रेडिएशन से एडजस्ट कर गए तो इंसानी शरीर को एक आदत पड़ गई कि जब भी उनकी बॉडीज पर, अब यहां पर इंसानी शरीर समझ जाना कि फिर सारे लिविंग बींग्स के शरीर की यहां पर बात हो रही है, फिर चाहे वो एनिमल्स हो, मतलब कोई भी फ्लोरा फौना हो जिनके अंदर जाना है, लेकिन पर्टिकुलरली मैं ह्यूमंस की बात आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट था ना कि जैसे मैंने आपको बोला कि ये ज़्यादा रेडिएशन अगर हो जाए तो उससे इलनेस और डेथ भी हो सकती है। और मजाक की बात ये, ना तो हम इसे देख सकते हैं या ना फील कर सकते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, जब से ह्यूमंस इवॉल्व हुए वो रेडिएशंस के साथ एडजस्ट हो गई उनकी बॉडी। अब ह्यूमंस की बॉडी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होने लगी आगे चलकर कि जब भी कुदरत में कहीं पर भी लो लेवल्स ऑफ रेडिएशंस अगर होंगे ना, रेडिएशंस का जो लेवल है, जो रेस का जो लेवल है, आप उसको रेडिएशन बोलो चाहे रेस बोलो एक ही बात है, जिनसे वो डेली बेसिस पर एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन दुखद बात यह है ना ही उसको देख सकते हैं ना ही उसको फील कर सकते हैं। तो लो लेवल ऑफ रेडिएशन जब भी इंसानी शरीर को छू रही थी इतने सालों से, जब से इंसान इवॉल्व हुए हैं, तो इंसानों को कोई मतलब देख तो सकते नहीं, फील तो वैसे भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर नहीं होता था उनकी बॉडी पर, यानी कि इसके कोई नेगेटिव रिपरकशंस या फिर विनाशकारी प्रभाव नहीं थे इंसानी शरीर पर। तो इंसानी शरीर लो लेवल्स ऑफ रेडिएशन के लिए एडजस्ट हो गया, लेकिन आगे चलकर जब विज्ञान का क्षेत्र डेवलप होता है, लेबोरेटरी टेस्टिंग वगैरह होती है इंसानी बॉडीज़ की और ह्यूमन बीइंग्स की या फिर बाकी लिविंग क्रिएचर्स की बॉडीज़ की, तो ये पता लगाया गया कि अगर ऐसी रेडिएशंस कुदरत अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, अगर कुदरत जो है वो बल्क अमाउंट के अंदर अगर जनरेट करने लगे, ठीक है, तो ये बहुत विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है इंसानी शरीर के ऊपर, तो डालेगा ही डालेगा, लेकिन इसके साथ साथ
दो चीज़ों में इंसानी शरीर को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, और वो है इंसान या लिविंग क्रीचर्स के अंदर जो सेल का स्ट्रक्चर है, एक तो वो चेंज हो सकता है, और पूरा का पूरा जो डीएनए इंसान का वो ख़राब हो सकता है, और एक जो नॉर्मल चीज़ है जो इंसानों के साथ हो जाती है, जो आगे चलकर साइंटिस्ट ने पता लगाई, वो था इन रेडिएशन की वजह से होने वाला कैंसर। अब जिसको हम रोज़मर्रा के जीवन में आम तरीके से दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपको पता होगा कहा जाता है कि फ़ोन अपने सिर के पास रखकर मत सो, छाती पर रख के नहीं सोना चाहिए अपना फ़ोन, जेब में डालकर आप फ़ोन को नहीं मतलब काफ़ी देर तक रखो, या आप अपने माथे पर बहुत ज़्यादा देर तक फ़ोन को मत रखो कैसे भी करके, अपने चेहरे के पास अपने मुंह के पास लेकर मत आओ, क्योंकि वो रेडिएशंस जो है वो छोड़ रहे हैं। और भी चीज़ें जो लोग विरोध करते हैं बहुत बार, भारत के हर एक कोने में आजकल भी विरोध होते हैं इस चीज़ के, पिछले हफ्ते भी हुआ, हर 15 दिन में 30 दिन में विरोध होते हैं कि जहाँ पर भी ये मोबाइल के और इंटरनेट के टावर्स लगवाती है सरकार प्राइवेट कंपनीज़ के साथ मिलकर, या प्राइवेट कंपनीज़ परमिशन ले लेती हैं सरकारों से कि हमें टावर्स लगाने हैं, तो लोग विरोध करने लग जाते हैं इस चीज़ का। जो ज्ञानी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, कि नहीं हम ये टावर नहीं लगने देंगे, क्योंकि यहाँ से जो रेडिएशंस निकलेंगी वो हमारी मेमोरी के लिए, हमारे फोकस करने के लिए ठीक नहीं है। ओके, तो अभी तक आपने मेरे साथ इस लेक्चर में क्या सीखा? अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक ही वर्ड से रूबरू करवाया है, डैट इज रेडियो एक्टिव। ये पूरी रेडियो एक्टिव वर्ड की कहानी थी। अब हमें समझना पड़ेगा इस टर्म को, डैट इज रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। तो रेडियो एक्टिव डिके का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, पूरी बात आपको पल्ले पड़ जाएगी। रेडियो एक्टिव डिके दोस्तों ना एक प्रकार से एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के चलते कभी भी अगर किसी एटम का, कभी भी किसी एटम का अगर जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस क्या होता है, किसी भी चीज की जान होती है, तो अगर कभी भी कहीं पर भी कुदरती रूप से किसी एक एटम का न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल है, तो जो प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया था ना, इसकी रेलेवेंस क्या है, अब आप समझ जाओगे कि मैंने आपको रेडियो एक्टिव वर्ड से वाकिफ क्यों करवाया। अनस्टेबल न्यूक्लियस हमेशा यूनिवर्स में कोशिश ये करता है, मतलब ये एक रूल है, जैसे आपको पता है ना, हम ज्योग्राफी में एक रूल पढ़ते हो मेरे साथ कि विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम डैश प्रेशर टू डैश प्रेशर। बताओ ईशा, कहां से कौन से प्रेशर तक जाती है विंड्स हमेशा? हाई प्रेशर के, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के, लो प्रेशर से हाई प्रेशर? बताओ भाई ब्रजेंद्र, क्या है इसका आंसर? हाई टू लो जाती है हमेशा, है ना? तो ये कुदरती रूप से एक रूल है ब्रजेंद्र, है ना, इसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, है ना, कुदरत का एक नियम है। तो ऐसे कुदरत में एक मयूर एक नियम है कि जब भी कोई एक एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल है, और वो अनस्टेबल किस लिए, मैंने आपको क्या बताया, वहां पर बैलेंस नहीं होता है ना, प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, खैर अभी वो वर्ड मैंने छोड़ दिए, अभी इसी लेक्चर में आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, होता क्या, पूरी कहानी क्या होती है। तो जब भी कोई एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल है, तो वो दोस्तों अपनी एनर्जी जो है, अपनी एनर्जी जो है वो लूज करने की कोशिश करता है, और ये करता ही है। ये रूल कुछ इस प्रकार से है कुदरत में, जैसा कि मैंने आपको बताया, हवाओं का एक रूल होता है कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। सिमिलरली जो ओशनिक करंट्स होते हैं वो भी ऐसे ही मूव करते हैं, है ना। कोल्ड करंट जो है वो वार्म करंट्स के पास जाने की कोशिश करते हैं, है ना, और सारे के सारे दुनिया के जो करंट्स हैं वो इक्वेटोरियल रीजन्स के पास आने की कोशिश करते हैं। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो अपनी एनर्जी हमेशा लूज करता है। ठीक है, कैसे लूज करेगा? बाय एमिटिंग, बाय एमिटिंग रेज या फिर रेडिएशंस। आप उसको रेज कह लो या फिर रेडिएशंस कह लो। और मैंने आपको अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि ये प्रोसेस होगा कैसे, जब वो
टूटने लगेगा एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, वो एक तरीके से इस प्रोसेस के अंदर क्या करेगा, खुद एटम बेसिकली नहीं टूटता, लेकिन आप उसको ऐसा कह भी सकते हो कि वो टूटता है, क्योंकि जो चीज बैलेंस में नहीं है या तो उसे लूज करने की कोशिश करेगा ताकि सामने वाली पार्टी के साथ बैलेंस कर सके, या सामने वाली पार्टी से बोलेगा कि गेन कर लो। तो जब वो उसका प्रोसेस और उसके प्रोसेस में जब उसका स्ट्रक्चर जब उसकी स्ट्रक्चर का ब्रेकअप होने लग जाता है, तब वहां पर कुछ रेस और रेडिएशन जो है वो एमिट होती हैं, ताकि वो एक स्टेबल फॉर्म जो है वो गेन कर सके। अब आगे बढ़ने से पहले, ताकि आपको जो ये रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड है, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा डिटेल में, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए, तो आप ऐसा समझ लो, एक रूल समझ लो, जब भी कोई भी चीज़, जैसे एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। इंसानी शरीर है, अभी हमारा जैसे शरीर है, तो हम ना पूरे अपने जीवन काल में जब तक जिंदा है ना, तब तक हम ये कार्बन 14 लेते रहते हैं कुदरत से, एटमॉस्फेयर से। कहाँ से एग्जैक्टली लेते हैं, कैसे आता है, वो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन आप ऐसा मान लो कि जिस दिन तक आपकी मृत्यु नहीं होती ना, आप ये कार्बन 14 रोज ले रहे हो, कहीं ना कहीं से आ रहा है आपके अंदर। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको बोला ये सारी रेडिएशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें इतनी माइक्रोस्कोपिक, और माइक्रोस्कोपिक तो छोड़ दो, माइक्रोस्कोपिक भी वर्ड बहुत बड़ा है, ना तो देख सकते हो ना फील कर सकते हो। लेकिन जिस दिन हमारी डेथ हो जाती है, हमारे शरीर में जान नहीं रही, उस दिन ये प्रक्रिया कार्बन 14 को एब्जॉर्ब करने की कोई भी जो लिविंग बॉडी का जो शरीर होता है वो रोक देता है, और वो लूज आउट करने लगता है। फिर उसको, उस कार्बन 14 को लूज आउट करने लग जाता है, जिसको हम एक टर्म से डिनोट करते हैं, अभी समझाऊंगा बस आपको 10-15 मिनट में, ये वाली टर्म है जिसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। ये एक टर्म होती है जो कि आपको यहाँ पर, ये जब हम रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड वगैरह पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो इतनी लंबी चौड़ी मैं आपको डिस्कशन करवा रहा हूँ ना, वो मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये जो टॉपिक यहाँ से शुरू हुआ है ना, उसके बाद आपके इतने सारे पेजेस की मेहनत बच जाएगी, यहाँ तक, इधर तक। ओके, फिर आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझ में आने लगेगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड पढ़ाना शुरू कर दूँ उपेंद्र सिंह में ये करके, आपके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि क्या बोल के चला गया ये 4-5 पेजेस। सॉरी। ठीक है, तो ये हो गई बात अनस्टेबल न्यूक्लियस की, कि वो अपनी स्टेबिलिटी को कैसे गेन करते हैं जब अपनी एनर्जी लूज करते हैं बाय एमिटिंग रेज और रेडिएशंस। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उनके अंदर प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की बेसिकली जो एक हार्मनी है, वो हारमोनियस स्ट्रक्चर नहीं है, या तो एक चीज़ ज़्यादा है या दूसरी चीज़ ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, अभी मत पढ़ना इस लफड़े के अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में। वो तो बस मैं आपको बार बार बोले जा रहा हूँ ताकि अभी आप फेमिलियर हो जाओगे इस चीज़ से। अब क्या होता है, अब बात शुरू होती है हमारी इन 3 टर्म्स को यूज करने की, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सबसे पहले अगर मैं बचपन के विज्ञान की तरफ जाऊं, तो मुझे बताओ, ये जो प्रोटॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं, इनमें से पहले मुझे आप ये बता दो कि प्रोटॉन्स का चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स का कैसा और न्यूट्रॉन्स का कैसा है। प्रोटॉन्स का कैसा होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स का कैसा होता है, नेगेटिव होता है। न्यूट्रॉन्स का कैसा होता है, कोई चार्ज नहीं होता है ना, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, न्यूट्रल चार्ज होता है इसका। ओके, इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये बिल्कुल ऐसा ब्लैंक है। चलो, एक चीज हमें बचपन की और रिवाइज हो गई। अब ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है या अनस्टेबल न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, ठीक है, तो ये अनस्टेबल कैसे बना, क्योंकि इसके अंदर ना हार्मनी बिगड़ जाती है 2 चीजों की, और वो 2 चीजों के नाम अपने दिमाग में बसा लो, प्रोटॉन्स
और न्यूट्रॉन्स। यहां पर दोस्तों हम कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन्स की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का एक नेचर होता है, वो हमेशा किसी एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सिर्फ चक्कर लगाने का काम करता है, घूमता है गोल गोल उसके चारों तरफ। जैसे मून पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाता है, ऐसी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं उसके शेल के आसपास। लेकिन मेन जो पूरा एटम का स्ट्रक्चर, उसका एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर, उसका वजन, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मेन खिलाड़ी हैं एक एटम के स्ट्रक्चर के अंदर। इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल डेप्थ में कोर में जाके इतना काम नहीं है, उतना काम नहीं है जितना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का है। ठीक है। अब यानी कि अगर मैं आपसे ऐसा कहूं, अब मैं नंबर की बात कर लेता हूं कि अगर प्रोटॉन्स 5 हैं और उसके सामने न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 6 हैं, तो बताओ ये स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस का, एटम के अंदर किसी न्यूक्लियस का, स्टेबल है कि अनस्टेबल स्ट्रक्चर है? अनस्टेबल है। तो क्या करेगा ये यहां पर एटम? या तो इसको गेन करने की कोशिश करेगा एक प्रोटॉन को, या फिर एक न्यूट्रॉन को लूज आउट करने की कोशिश करेगा, ताकि रिजल्टेंट नंबर क्या बने, या तो दोनों को 6-6 बना देना है, या दोनों को क्या बना देना है, 5-5 बना देना है। एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग साइंस वाले होंगे तो वो कहेंगे कि सर ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ कि बात कि कुदरती रूप से हम जानबूझकर छेड़छाड़ी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एटम के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर ना, ये हलचल वो सहन कर नहीं पाता कि जब भी इम्बैलेंस का स्ट्रक्चर है ना, तो आप ऐसा मान लो कि उसने खाना ज़्यादा खा दिया तो वो वॉमिट आउट करके बेसिकली या तो स्टेबिलिटी गेन करेगा, या अगर कुछ खाया नहीं है तो खाना ठूस के अपने शरीर के अंदर स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश करेगा। तो खाना ठूसना या वॉमिट करना कहने का क्या मतलब है? या तो किसी चीज़ को निकाल देगा बाहर, या किसी चीज़ को इनटेक कर लेगा। ओके। अब एक सवाल ये उठता है सर ये रेडिएशंस जो रिलीज हो रही हैं कैसे होंगी? और इसका आंसर मैं आपको यहां पर बता चुका हूं ऑलरेडी, जब रेडियो एक्टिव टर्म के बारे में हमने डिस्कस करा। क्योंकि अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव डिके टर्म की। तो रेडियो एक्टिव डिके में रेडियो एक्टिव के जो थ्योरी है, जो मैंने अभी आपको अंडरस्टैंडिंग दी, वो तो आएगी आएगी। तो रेडिएशंस कैसे एमिट होंगी फिर इसके अंदर? रेडिएशंस एमिट करना यानी कि एक तरीके से इस एटम के न्यूक्लियस के द्वारा एनर्जी रिलीज करना। और वो एनर्जी रिलीज क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर इन्हीं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक प्रकार से इम्बैलेंस है। और उसका एम क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसको जाना किस तरफ है? उसको जाना है स्टेबिलिटी की तरफ। ठीक है। तो कुछ जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं वो इम्बैलेंस के स्ट्रक्चर में होते हैं कुदरती रूप से, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं ये एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और इसी रेडिएशन को हम लोग कहते हैं कि ये जो रिलीज कर रहा है, या तो दोस्तों ये रिलीज कर रहा है पार्टिकल्स, एक ही बात है, मतलब आप रेडिएशन को चाहे नाम दे दो पार्टिकल्स का, या फिर आप इसको नाम दे दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ये एक ही चीज है जो साइंस में आप घुमा फिरा के इधर से उधर पढ़ते रहते हो। ठीक है। रेडिएशंस बोल दो, रेज बोल दो, पार्टिकल्स बोल दो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल दो। ठीक है। तो अब जो है इसको चाहिए थी स्टेबिलिटी। अभी हमने पढ़ा कि इसका एम ये है कि इसको चाहिए स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए इसको करना पड़ेगा अपने बेसिक स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज लाना पड़ेगा। और चेंज मैंने आपको कैसे बताया कैसे लाएगा? या तो वॉमिट आउट करके, या किसी चीज़ को इनटेक करके। या तो नंबर बढ़ेंगे प्रोटॉन के या न्यूट्रॉन के, या गिरेंगे उनमें से, या तो प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का नंबर होगा गिरने का। ठीक है। तो
तो ये जो एमिशन है रेडिएशन का, ये ट्रांसफॉर्म कर देता है अनस्टेबल न्यूक्लियस को इनटू अ डिफरेंट एंड मोर स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोटॉन को लूज आउट करके या गेन आउट करके, या न्यूट्रॉन्स को लूज आउट करके या गेन आउट करके। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया जो होती है ना दोस्तों, यानी कि कोई भी जो एक एटम का न्यूक्लियस था वो अभी तक अनस्टेबल था, और कुछ भी उसने साम दाम दंड भेद कर कर जो मर्जी कर कर अपनी स्टेबिलिटी को जिस भी प्रकार से प्राप्त कर लिया, जिसमें एक प्रक्रिया की बहुत अहम भूमिका थी, एनर्जी यानी कि रेडिएशंस को रिलीज आउट करना, पार्टिकल्स को रिलीज आउट करना, रेज को रिलीज आउट करना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज आउट करना। कान चाहे कहीं से भी पकड़ लो, बात एक ही है कि किरणें बाहर निकल रही हैं इस अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की प्रक्रिया में जाने के लिए। और इसी प्रक्रिया को व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम gains its structure in the form of stability from earlier being an unstable nucleus, this process is known as radioactive decay। इसी को हम बोलते हैं रेडियोएक्टिव डिके। और इसलिए बीच में मैं अभी आपसे एक बात कर रहा था कि जब भी आपका शरीर जो है वो जीना छोड़ देगा, जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है ना, तो वो कार्बन 14 जितना अब्जॉर्ब कर रहा है ना, मतलब कार्बन 14 तो चलो हम स्पेशली कार्बन की बात वहां पर करने लग जाते हैं, तो वो रोक देता है कार्बन को फिर लेना जिस दिन आपकी डेथ हो जाती है। और जब कार्बन को लेना रोक दिया तो वहीं से उस प्रक्रिया का जन्म होगा, जिसको आगे चलकर मैं आपको ये नाम अच्छे से अब समझा पाऊंगा कि वहां पर वर्ड दोस्तों कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड के अंदर या रेडियो कार्बन डिके मेथड के अंदर डिके वर्ड का इस्तेमाल क्यों करा जाता है, क्योंकि एक टाइम के बाद अगर आपको किसी की भी एज को पता लगाना है ना, तो कार्बन 14 का उस शरीर के अंदर बनना बंद होना बहुत जरूरी है। मैं क्या बोल रहा हूं, कार्बन 14 का उस शरीर के अंदर जो अभी तक वो बन रहा था उसका बनना बंद होना जरूरी है। वहां पर स्टॉपेज आनी चाहिए इसके अंदर। ये जो घुस रहा था अभी तक उस शरीर के अंदर, ये थम जाना चाहिए, या तो इसकी हाफ लाइफ हो जानी चाहिए फिर। और हाफ लाइफ की प्रक्रिया क्या होती है अभी बताऊंगा मैं आपको। पहले मुझे बताओ यहां तक आपको ये बात समझ में, ज्यादा साइंस तो नहीं लग रहा आपके दिमाग में? समझा पा रहा हूं मैं क्या आपको जो मैं बोलना चाह रहा हूं? बताओ, या कुछ पल्ले नहीं पड़ा जो भी मैं बोल गया? बोलो भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं। अब दोस्तों एक साइंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी जरा, मतलब एक लाइन ही है आउट ऑफ द बॉक्स। में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो टाइप्स ऑफ डिके होते हैं ना, जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी तक था और जब वो उसकी डेथ हो गई है, वो उसका शरीर सड़ना शुरू करेगा, या तो कंकाल बनेगा या ज़मीन के अंदर दफन होगा, मिट्टी में मिल जाएगा, जो भी प्रक्रिया है, तो उस डिके के 3 प्रोसेस होते हैं जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं और उसको नाम देते हैं। और वो क्योंकि एटम की अनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी की तरफ जो जाएगी तो वहाँ पर रेडिएशंस निकलेंगे, और रेडिएशंस जो हम पढ़ते हैं वो 3 नाम से पढ़ते हैं। तो डिके का भी नाम जो है ना, 3 तरीके की डिके है। मतलब मैं आपको ये बेसिकली अगर ये टॉपिक बताऊँ क्या है जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ डिकेज। ठीक है, तो जो 3 तरह की रेज होती है ना जिसके नाम होते हैं, आप ये सुनते होगे अल्फा बीटा गामा, यही है डिके के नाम भी, अल्फा बीटा और ये आपका गामा। गामा की स्पेलिंग GAMMA होती है, डबल एम होता है वहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बड़ी देर से बता रहा था, ये मैंने इसका झलक दे के छोड़ दी थी, हाफ लाइफ। इस कॉन्सेप्ट को भी जान लेते हैं, हाफ लाइफ क्या होती है। तो देखो, हाफ लाइफ बेसिकली एक ना टाइम वैल्यू होती है, या आप ऐसा कह लो एक टाइम पीरियड है। ये वक्त का एक ऐसा तकाजा है, एक ऐसा अनुमान है जिससे हम ये पता लगाते हैं
कि कोई भी चीज जो डिके होना स्टार्ट हुई है, मान लो ये मानव शरीर है और ये शरीर पड़ गया ठंडा, ठीक है, यहां पर इन भाई साहब का हो गया देहांत, ये लेटे अपनी ग्रेवयार्ड में ऐसे, ठीक है। तो मान लेते कि आज हुई है इनकी डेथ, तो हाफ लाइफ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट ये ऐसे करेंगे कि इस शरीर के अंदर जितने भी ये रेडियो एक्टिव एटम्स जो थे, रेडियो एक्टिव एटम्स जितने भी अभी तक थे, जैसा कि मैं आपको बार बार बताया जा रहा था, अभी कार्बन 14 डेटिंग मेथड के अंदर हम कार्बन 14 की ही बात करेंगे बार बार, तब आप अब अच्छे से समझ जाओगे इसको कि अच्छा यार ये प्रोसेस में करते क्या होंगे आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट मिलकर। तो रेडियो एक्टिव एटम्स अभी तक इस शरीर के अंदर जितने भी एंटर कर रहे थे, तो हम बेसिकली ये पता लगाने की कोशिश करते हैं द टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स इन दैट सैंपल, इन दैट बॉडी, इन दैट डिकिंग एलिमेंट, ठीक है, कि वो बेसिकली कितने टाइम पीरियड के अंदर वो डिक्लाइन करना शुरू कर जाएंगे रेडियो एक्टिव एटम्स, कि उस रेडियो एक्टिव एटम्स उस शरीर के अंदर जितने थे अब उसके सिर्फ 50% रह गए हैं, और 50% का हमें किसी भी चीज के अंदर से, कोई भी चीज जो डिके होती है ना, अब यहां पर ये थ्योरी आपकी एप्लीकेबल होने लग जाती है। फिर चाहे आप किसी घड़े मटके की, या इंसान जिस भी जमाने के अंदर किसी आइटम्स को जीते जी यूज कर रहे थे वो, या खुद उनका शरीर था या उनके जानवर का शरीर था, या फिर जो भी पेड़ पौधे या फ्लोरा फोना या जो भी जानवर पशु पक्षी जो वो इस्तेमाल करते थे, या उस जमाने के अंदर जो मरे हैं, हम क्या करते हैं कि जब उनकी डेड बॉडी को स्टडी करते हैं तो 50% हमेशा रेडियो एक्टिव एटम्स जो इनकी बॉडी से मिल ही जाते हैं कैसे ना कैसे करके। इस 50% का टाइम स्पेन जो है बस आप वो कैलकुलेट कर लो। तो मान लो अगर इसकी एज निकल कर आती है 25 साल, तो क्योंकि 50% है तो हम ये मानते हैं कि ये तो मर गया है, तो बचे 50% है इसके शरीर के अंदर ये रेडियो एक्टिव एटम्स, हम इसमें बाकी 25% और जोड़ देते हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है ये जो शरीर है या जो घड़ा मटका या फलाना ढिकमा जो भी चीज़ है 50 साल पुरानी है। ऐसे वर्क करता है सिंपल तरीके से। समझ गए? मकसद क्या है, इनकी सरदर्दी कहां तक पहुंचना है? किसी भी शरीर को, किसी भी आइटम को, चाहे वो डेड बॉडी हो चाहे किसी चीज का अवशेष हो, उसके अंदर बस ये पता लगा लो कि रेडियो एक्टिव एटम्स हैं कितने अभी। उससे क्या आपको एज पता लग जाएगी उसकी? नहीं, आपको रेडियो एक्टिव एटम्स ये पता लग जाएंगे कि यार ये 50% होंगे, उन 50% की एज लगाओ पता, तो वो निकल कर आई मान लो लेबोरेटरी कंडीशन में जाकर 14 साल, उसमें 50% और ऐड कर दो तो 14 + 14 कितना हो गया? 28 साल। तो आपको पता लग जाएगा ये चीज 28 साल पुरानी है। और दुनिया में बहुत बार अचंभित केसेस के लिए, अचंभित कोर्ट केसों के लिए ऐसी प्रक्रिया यूज होती है। कैसे? आप किसी के प्रॉपर्टी के पेपर को क्लेम कर रहे हो, आप किसी की प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हो और आपके पास पेपर है और आप ये कह रहे हो देखो इतने पुराने पेपर है, तो क्या वो पेपर अभी का है या कितना पुराना है? आप ये कह रहे हो मेरे दादाजी के टाइम से रखे हुए पेपर, और आपने क्या करा, उनको जला दिया, गाड़ दिया, मिट्टी के अंदर थोड़े दिन दफना दिया ताकि वो पुराना सा लगे। लेकिन ये टेक्निक पता लगा लेगी कि भाई साहब वो कितना पुराना है, क्योंकि वो पेपर जो है उसके अंदर होंगे कुछ रेडियो एक्टिव एटम्स, और उसकी एज पता लगाने के बाद और उसको 50% में 50% उसमें प्लस करने के बाद एग्जैक्ट उस पेपर की, छोटे से छोटे कागज के टुकड़े की, किसी भी चीज की एज पता लग जाती है। ये होता है हाफ लाइफ। और ये हाफ लाइफ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दुनिया में हर प्रकार के, दुनिया में हर प्रकार के रेडियो एक्टिव आइसोटोप का। और यहां पर आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा भी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो अब वो मेहनत मुझे दोबारा वहां पर करनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि आपने अभी रेडियो एक्टिव सुन लिया वर्ड इस लेक्चर के अंदर, आपने रेडियो एक्टिव डिके भी सुन लिया, और डिके वर्ड की क्या रेलेवेंस है ये भी जान ली।
तो आज के बाद आपको जीवन भर बस एक चीज याद रखनी है कि जब भी आर्कियोलॉजिस्ट डिके वर्ड को इंपॉर्टेंस देते हैं तो उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि किसी भी शरीर या अवशेष में रेडियो एक्टिव एटम्स पता लगा लो कि कितने हैं, तो उससे पता लग जाएगी उनकी हाफ लाइफ, और उस हाफ लाइफ को उतने ही नंबर की हाफ लाइफ के साथ ऐड कर दो तो एग्जैक्ट उस चीज की एज पता लग जाएगी। लेकिन आप समझ पाए होगे कि ये वाला मेथड हर जगह काम क्यों नहीं कर पाता। जो मैं आपको बात कह रहा था ना इस लेक्चर की स्टार्टिंग में कि इसकी भी एक लिमिटेशन है यार। अब आप बहुत पुरानी चीज़ों की अगर रेडियो एक्टिव उनके अंदर से जो एटम्स हैं अगर उनको ढूंढने निकलोगे तो हो सकता है कि वो 50% से भी ज़्यादा टिके रह गए, और आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये वाली बात आ रही होगी कि सर ज़रूरी थोड़े ना आप कह रहे हो कि 50% मिलेंगे उसके अंदर से, कम भी तो हो सकते हैं, क्या पता सिर्फ 5% रह गए हो। तो जी हाँ, रह गए होंगे 5%, क्योंकि हो सकता है वो जमीन के अंदर दफन हुए उसको 50,000 साल हो गए उस धातु को, उस वस्तु को, या उस शरीर को, उस डायनासोर की, उस चिड़िया की, या उस जो इंसान रहते थे 50,000 साल पहले, हो सकता है। तो वहां पर ये मेथड काम आएगा क्या? नहीं है, वहां पर मेथड ये बहुत बुरी तरीके से फेल कर जाएगा, क्योंकि अगर वो रेडियो एक्टिव एटम्स उसके अंदर, उस शरीर के अंदर 5% मिल रहे हैं और आप ये सोचो कि 50% है, और उस 50% को फिर से उसमें ऐड कर दोगे तो वो तो ऐसा पता लगाएगा कि यार ये तो चीज़ अभी 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 की पुरानी है, 15-20 साल पुरानी है। और जमीन से आप निकाल रहे हो डायनासोर को। ये डेकन प्लेट्यू के टाइम पर जब ये वॉल्केनो की एरप्शन हुआ करती थी जिसका कोई ट्रेसेस ही नहीं है हमारे सामने सिर्फ ब्लैक सॉइल के अलावा, तो वहां क्या करेंगे? वहां इस मेथड को छोड़कर हमें दूसरे मेथड्स की तरफ जाना पड़ता है, लाइक थर्मोल्यूमिनेसेंस, पोटेशियम आर्गन, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, यूरेनियम सीरीज, या फिशन ट्रैक डेटिंग मेथड। लेकिन खैर, एक सरदर्दी मैं आपको और देना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हाफ लाइफ हर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी पहचान होती है। तो अब हमारा अगला टॉपिक ये बनता है कि सर जी समझाओ, अब हमें रेडियो एक्टिव तो समझ में आ गया, रेडियो एक्टिव डीके तो समझ में आ गया, लेकिन ये आइसोटोप्स क्या होते हैं? क्योंकि हम ये तो केमिस्ट्री की बुक्स 9th क्लास की सिर्फ इतना ही बताती हैं, और हम में से जो रट्टू तोते इंजीनियर हैं या साइंस साइड के हैं वो तो सिर्फ इतना जानते हैं कि कोई ऐसी चीज़ होती है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन जिसका मास नंबर डिफरेंट होता है। हमें तो सिर्फ इतना ही पता है। लेकिन क्या करें हम बेचारे ह्यूमैनिटीज़ वालों का, जिनको कुछ भी नहीं पता इस आइसोटोप के बारे में और साइंस की एक लाइन के बारे में कि एलिमेंट्स ऑफ एन एटम विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या मतलब है इसका? कैसे बना एटॉमिक नंबर, कैसे बना मास नंबर? तो 10 मिनट इसके बारे में बात करता हूँ। ज़िंदगी भर के लिए आप साइंस वालों से ज़्यादा अच्छी तरीके से जान जाओगे इस चीज़ को। सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको देता हूँ। दुनिया में कोई भी जो एक एलिमेंट होता है, दुनिया का कोई भी जो एलिमेंट है, अब एलिमेंट क्या होता है? जैसे आप ये दोस्तों नाम लेते हो ना, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट हैं, ठीक है? हाइड्रोजन कार्बन दो ही हम डिस्कशन में रखते हैं, समझ में आ जाएगी आपको चीज़ें। हमें साइंटिस्ट नहीं बनना, हमें पेपर निकालना है। दुनिया में मैं आपको बता रहा था कि कोई भी जो एलिमेंट है वो बने हुए हैं किससे? एटम से। और हर एक एटम के अंदर उसकी जान बसती है एक चीज में जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर 3 चीजें होती हैं, ठीक है? अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इसलिए मैं इनको लिख रहा हूं ग्रीन कलर से। सॉरी, एक मिनट, पेन नहीं चल पाया अच्छे से, फिर से लिख देता हूं। प्रोटॉन्स नेगेटिवली चार्ज वाले या न्यूट्रल चार्ज वाले पहले हम लिख देते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये 2 चीज़ों से डिटरमाइन होता है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ज़्यादातर। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? लेकिन इनमें से जो ज़्यादा अहमियत होल्ड करके रखते हैं वो मैंने आपको बताया, वो कहानी इन दोनों की बनती है।
प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, वो कहानी इन दोनों की बनती है, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेसिकली करते क्या है कि ये जो एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, ये मान लो ये है किसी एटम का न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके इर्द गिर्द ये चक्कर काटने का काम करते हैं, ये चक्कर लगाते हैं, फेर ही देते हैं उसके इर्द गिर्द। मेन जो आइडेंटिटी है वो प्रोटॉन से डिटरमाइन होती है, और जो वजन है वो न्यूट्रॉन से डिटरमाइन होता है। कैसे क्या होता है अभी आपको बता देता हूं 2 मिनट में। तो आइसोटोप क्या होता है? आप कहोगे सर आप तो डेविएट हो गए, आप तो कुछ और ही समझाने लगे, हमें तो आइसोटोप समझने आए थे। आइसोटोप की कहानी इन्हीं सब चीजों से होकर गुजरती है। जैसा कि मैंने आपको बोला ये जो दुनिया में जितने भी ये एलिमेंट्स हैं ना, अभी हमने यहां पर 2 एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। तो इनके ना बेसिकली आप ऐसा मान लो कि ये आइसोटोप्स इनके बच्चे होते हैं, इनके वर्जन होते हैं सेम एलिमेंट के। यानी कि हाइड्रोजन के जो हैं वो हाइड्रोजन की ही कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले अलग अलग प्रकार से जनरेशन्स होंगी उनकी। हाइड्रोजन की जैसे 3 जनरेशन होती हैं। जनरेशन मतलब इसलिए कह रहा हूं, जनरेशन वर्ड यूज नहीं करते हम लोग, आइसोटोप भी बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बस बच्चों के और खानदान के एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। सिमिलरली कार्बन के भी जो सिमिलर आइसोटोप्स होते हैं वो भी 3 होते हैं। तो आइसोटोप में होता क्या है? आइसोटोप में हमेशा दोस्तों जो प्रोटॉन्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो आप मुझे पूछोगे क्या सर सब में अगर यहां पर प्रोटॉन जो हैं अगर इसमें 2 हैं तो क्या यहां पर भी 2 होंगे, यहां पर भी 2 होंगे? जी हां। अगर कार्बन के 3 आइसोटोप्स आप कह रहे हो सर, तो अगर यहां पर उसके पास प्रोटॉन 10 हैं तो क्या इसमें भी 10 होंगे, दूसरे वाले में भी, और तीसरे आइसोटोप में भी 10 होंगे? जी हां। प्रोटॉन हमेशा सेम होंगे। अब प्रोटॉन के सेम होने की वजह से क्या होता है, दे ऑल हैव सेम एटॉमिक नंबर, दे ऑल हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनका सबका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, उनके अंदर प्रोटॉन्स भी सेम होंगे और सबकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। कार्बन के जो भी आइसोटोप्स होंगे उनके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, सेम उनका एटॉमिक नंबर होगा और उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। डिफरेंस आएगा जब चेंज होंगे उनके सबके अंदर न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स के चेंज होने की वजह से इन सबका जो वजन है, जो एटॉमिक मास है, वो डिफरेंट होगा, और क्योंकि एटॉमिक मास डिफरेंट है तो उसकी वजह से जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो चेंज हो जाएंगी। तो आप मुझसे कहोगे सर प्रोटॉन्स तो सब में यहां पर 2-2 थे, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि हाइड्रोजन की एक आइसोटोप में हो सकता है कि एक न्यूट्रॉन हो, 2 न्यूट्रॉन हो, 3 हो, लेकिन इन सब में प्रोटॉन जो थे वो 2-2 ही थे। कार्बन में प्रोटॉन सब में 10-10 थे हमारे एग्जाम्पल में, लेकिन क्या आप ये कहना चाहते हो कि न्यूट्रॉन यहाँ पर 5 हो सकते हैं, यहाँ पर 10 हो सकते हैं, यहाँ पर 15 हो सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों। अब सवाल आपका ये हो सकता है सर ऐसा हो सकता है कि अगर इस बार प्रोटॉन 2 थे, प्रोटॉन तो सब में ही सेम है, आइसोटोप की कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही होती है कि प्रोटॉन तो सेम होंगे ही होंगे, ये तो थंब रूल है, ये तो बिल्कुल कुदरत का नियम है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि इसके पास भी, इसके दूसरे आइसोटोप के पास भी सेम नंबर ऑफ, जैसे इसके पास 1 न्यूट्रॉन था तो उसके पास भी 1 न्यूट्रॉन हो? तो आंसर इज नो।
न्यूट्रॉन हमेशा हर एक आइसोटोप के अंदर बदलेंगे, क्योंकि अगर वो आप इसको अगर ये कह रहे हो कि इसके दूसरे आइसोटोप में भी प्रोटॉन 2 हैं, यहाँ पर भी 2 थे, तीसरे वाले में भी 2 हैं, और न्यूट्रॉन जो है वो 1 है, तो आप मतलब घुमा फिरा के कान यहाँ से पकड़ रहे हो चाहे वहाँ से पकड़ रहे हो, लेकिन बात आप एक ही चीज़ की कर रहे हो। तो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। जो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में आपको बता रहा था ना यहाँ पर कि 3 होते हैं, तो उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया सा समझने की कोशिश करो उसको। जस्ट अ मिनट। हाइड्रोजन के एक आइसोटोप का जो नाम है, इसको हम यहां लिख देते हैं। एक का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ट्रिटियम, और तीसरे वाले का नाम है ड्यूटीरियम। अब रूल क्या कहता है, जब हम बात ही कर रहे हैं आइसोटोप की, तो आइसोटोप का रूल ये कहता है कि इन सब के अंदर जो प्रोटॉन होंगे पॉजिटिवली चार्ज, वो सबके अंदर सेम होंगे। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में सब में कितने प्रोटॉन होते हैं? 1 होते हैं। एक ये, एक ये, एक ये, बन गया। इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था, ये तो हमेशा चक्कर काटने का काम करता है, बस यहां पर भी चक्कर काटेंगे, यहां पर भी चक्कर काटेंगे, यहां पर भी चक्कर काटेंगे, और ये हम बना देते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर। ये चक्कर काट रहा है, ये चक्कर काट रहा है, ये चक्कर काट रहा है। डिफरेंस कहां पर आएगा? क्या इन तीनों में से कोई भी ऐसी चीज होगी कि जिसके अंदर जो इनका न्यूट्रॉन हो वो सेम हो जाए? नहीं, न्यूट्रॉन सबके अलग होंगे। प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। ड्यूटेरियम के अंदर एक न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, तो उसको हम ब्लू कलर से बना देते हैं। एक न्यूट्रॉन होता है। और ट्रिटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं, कोई नोट्स बनाने वाली इसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन दिक्कत बस वही है कि जनरल साइंस की जब PMFIS के लेक्चर कराऊंगा तो ये टॉपिक दोबारा वहां पर डिट्टो एज इट इज रिपीट होगा। ठीक है। अब इसके अंदर जो इसका वजन है वो कितना होगा? प्रोटियम के अंदर अंदर तो एक ही चीज दिख रही है मुझे, तो इसका जो मास नंबर हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ प्रोटॉन्स की दिख रही है मुझे, तो उसका मास नंबर हो जाएगा 1। यहां पर एक ही चीज घूम रही है अंदर। ड्यूटेरियम का मास नंबर जो है कितना हो जाएगा? यहां पर मुझे 2 चीजें दिख रही हैं दोनों, तो उसका मास नंबर हो जाएगा 2। और ट्रिटियम का मास नंबर क्या हो जाएगा? यहां पर मुझे 3 चीजें दिख रही हैं, 1 2 3, तो इसका मास नंबर हो जाएगा 3। ऐसे बनते हैं मास नंबर, एटॉमिक नंबर, और ये होता है आइसोटोप्स। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। कोई चीज़ ऐसी जो समझ में ना आई हो? कार्बन के और आइसोटोप्स के एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, क्योंकि वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आप फिर मुझसे ये पूछोगे आगे चलकर, सर वाई वी ऑलवेज से कार्बन 14, वाई देर इज नो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हम C14 क्यों कहते हैं? वो वाली बात मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन आप ऐसा समझ लो, कार्बन के आगे कोई और नंबर तो जचता ही नहीं है, क्योंकि नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं होते हैं। कार्बन के आइसोटोप्स जिनके कॉमन आइसोटोप्स होते हैं वो 3 ही होते हैं, C12, C13 और C14। और जो मैंने आपको बताया कि जब तक कोई भी लिविंग बॉडी जिंदा रहती है वो क्या एब्जॉर्ब कर रही होती है हमेशा? जीते जी बताओ इनमें से क्या होगा आंसर? C14, कार्बन 14। और यहाँ पर भी एग्जामिनर जो स्टेट PSC वगैरह होंगे ना, जो एक्सट्रीम फैक्चुअल लेवल पर जाते हैं, जैसे हरियाणा PCS, UP PCS, MP PSC, ये ऐसे बचकांड क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 2। अब कहने वाले कहेंगे कि यार ऐसे क्वेश्चन आर नॉट सपोज टू बी टच्ड, लेकिन आपको अगर पता है और वहाँ पर आपका दिमाग काम कर पा रहा है, एलिमिनेट कर आप पहुँच पा रहे हो कि भाई ये तो मैं थंब रूल के साथ निश्चित तौर पर जानता हूँ
कि जीते जी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो C14 को ही एब्जॉर्ब करते रहते हैं, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट भी साइंटिस्टों के साथ मिलकर जो नाम देते हैं उस मेथड को वो C14 यानी कि कार्बन डेटिंग मेथड 14 नाम देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इन सब में, कार्बन के जो प्रोटॉन्स होते हैं इन सब में, आइसोटोप्स में सॉरी, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सब में कितने होते हैं, वो होते हैं 6। इन सब में जो प्रोटॉन्स हैं वो 6 हैं, 6 6 6 आइसोटोप्स कहते हैं उसको है जिसको जिसमें प्रोटॉन्स मतलब सेम हो। तो अगर मैं एक को भी 6 लिख देता तो बाकी के आंसर भी 6 ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। लेकिन इनमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, C12 में होते हैं 6 न्यूट्रॉन्स, C13 में होते हैं 7 और C14 में होते हैं 8। तो आपको पूरी हिस्ट्री का अपना जो गेम जो तैयार करना है अगले लेक्चर से मेरे साथ। जस्ट अ मिनट, ये स्क्रीन पे डिस्टॉर्शन हो रहा है इसके लिखने की वजह से। तो आपको जो पूरा गेम जो तैयार करना है वो आपको तैयार करना है C14 मेथड का। और आपको आज के बाद बस इतनी बात समझ जानी है कि हम जो किसी भी अवशेष में से जो भी टेस्टिंग करने वाले हैं ना उसकी एज को पता लगाने के लिए, तो हम बस इस चीज़ को पता लगाने में दिलचस्पी रखते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट मिलकर 6 प्रोटॉन का क्या लिंक है 8 न्यूट्रॉन्स के साथ, क्योंकि मेथड हम ये वाला प्रेफर कर रहे हैं। और ये वाले मेथड की पहचान यही है कि C14 कहती है उसको जिसके अंदर 6 प्रोटॉन हैं। अब मेथड कोई और भी होता तो प्रोटॉन तो 6 ही होते, लेकिन 8 न्यूट्रॉन है। तो अगर कोई सरफेरा एग्जामिनर हुआ ना, कभी उसको क्वेश्चन बनाना हुआ कि जो किसी के पल्ली ना पड़े, कि क्वेश्चन कुछ ऐसा बनकर आ गया, अब मैं लैंग्वेज तो नहीं बता सकता मैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, लेकिन कि कार्बन डेटिंग 14 मेथड इज अ वेरी पॉपुलर मेथड यूज बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन आर्कियोलॉजी, इट इज़ अ साइंटिफिक टेक्निक मेथड वगैरह। तो उसके अंदर बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब भी किसी धातु में से किसी अवशेष में से पता लगाए जाते हैं तो वो बैलेंस आउट करने की कितनी कोशिश करी जाती है, कितने नंबर के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन ये न्यूट्रॉन्स होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो चक्कर काटते हैं, कितने नंबर के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उसके अंदर, जो कि बेसिकली हमें एज बता सकते हैं उसकी। और जब दोस्तों अब आपका आंसर आपके सामने है, जब हम यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट मिलकर इनके बैलेंस को फिगर आउट नहीं कर पाते इसकी एज पता लगाने के लिए, बस वहीं पर ये कार्बन 14 मेथड फेल हो जाता है। और तब हमें यूज़ करना पड़ता है, आर्कियोलॉजिस्ट को यूज़ करना पड़ता है दूसरे मेथड्स का, लाइक थर्मोल्यूमिनेसेंस, पोटेशियम आर्गन, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, यूरेनियम सीरीज और फिजन ट्रैक डेटिंग मेथड। इसलिए आपको कह रहा था कि आज की क्लास यहाँ तक भी हो गई तो बहुत गनीमत है, हमने 1 घंटा 8 मिनट लगाए लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से समझा। जितना मैं जानता था मैंने आपको बता दिया, और जितना आपको जानना चाहिए था जिस लेवल के हिसाब से वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ब्रजेंद्र, ईशा, मयूर, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल पढ़नी नहीं पड़ी, बताओ। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर से हम बात करेंगे कार्बन 14 मेथड की। ये सब मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ये जो चिट्ठे लिखे हुए हैं कार्बन 14 मेथड का जहाँ पर जिक्र होगा तो सबसे पहले मैं आ जाऊंगा डायरेक्टली आपको इस बॉक्स पे लेकर, क्योंकि रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड अच्छे से यहाँ पर समझा रखा है। और अब जो आप इस क्लास में मेरे साथ ये जो 4-5 आपने जो टर्म सीख ली गहराई में जाकर, रेडियो एक्टिव का क्या मतलब है, क्या असर डालता है वो रेडिएशंस मानव शरीर पर जिसको हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। और उसके बाद आपने मेरे साथ जाना कि ये जो रेडियो एक्टिव डिके है तो डिके की क्या रेलेवेंस है और उसको हाफ लाइफ के साथ हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आपने ये जाना कि ये जो आइसोटोप्स हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं और इनकी रेलेवेंस क्या है, और क्यों मैंने आइसोटोप के टॉपिक से होते हुए मतलब रेडियो एक्टिव से होते हुए मैंने आपको रेडियो एक्टिव डिके और वहाँ से होते हुए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या फिर आइसोटोप्स के बारे में आपको मैंने समझाया। रेडियो एक्टिव का मतलब वही है, अगर आप आइसोटोप के आगे रेडियो एक्टिव लगा भी दोगे तो यानी कि उसके अंदर अनस्टेबिलिटी और वो स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए अपने आप को फोड़ेगा, रेडिएशन एमिट करेगा और स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेगा। एक टाइम के बाद वो थम जाएगा, और थमता तभी कोई शरीर है जब उसकी डेथ हो चुकी हो, इसलिए इसको हम डिके कहते हैं। लेकिन आइसोटोप्स की क्या रेलेवेंस है और यहाँ पर क्यों बात हो रही है, अब देखना, तुम तीनों खुद देखना अब इस चीज़ को। ये चीज़ मैं अगर आपको नहीं समझाता तो बात तो घुमा फिरा के भाई आ गई ना। देखो ब्रजेंद्र, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन,
ये कहानी सिर्फ ये 4 वर्ड्स को पकड़ने के लिए मुझे आपको यहां तक लेकर आना पड़ेगा। और अब आप समझ गए ना। बताओ हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं ईशा? 3 है। कार्बन के कितने? 3 है। हमें पकड़ना कौन सा वाला है आर्कियोलॉजिस्ट के परस्पेक्टिव से? C14, जिसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? सबके अंदर सेम ही होते हैं प्रोटॉन्स, तो चाहे C12 हो, C13 हो, C14 हो, 6। लेकिन उसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? C14 के अंदर 8 है। C13 के अंदर कितने हैं? 7 है। C12 के अंदर कितने हैं? 6 है। तो हमें क्या बाकियों से कुछ लेना देना है क्या C12 या 13 से? नहीं। आर्कियोलॉजिस्ट यूज सिर्फ इसको ही करते हैं, इसको ज़्यादा रिलायबल माना है उन्होंने। और ऐसा क्यों, वो मैं आपको इस बॉक्स से समझाऊंगा कि इंसानी शरीर जब ये मरता है, तो अब ये देखो आपको आएगा अभी आगे चलकर अगले लेक्चर में पता लग जाएगा हाफ लाइफ वगैरह जो मैं आपको बोल रहा था। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ था हाफ लाइफ ऑफ C14, तो आप कहते हैं भाई ये क्या बकलोली यार, ये क्या बोल रहा है ये? हाफ लाइफ ऑफ C14 ही उपेंद्र सिंह की बुक क्या समझा रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। ठीक है, अभी क्या प्रिसाइजली निकाल ही लेगा क्या? तो वो निकालता प्रिसाइजली तो नहीं निकल पाता, वहाँ पर एक मार्जिन एरर आता है थोड़ा सा भी। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, बहुत पुरानी एज का तो पता नहीं लगा सकते, लेकिन आसपास की एज का भी पता लगाना है ना। जैसे जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कोर्ट केसेस में, आपने कोई अपने जो फाइल है पेपर उसको दफन करके रख दिया ताकि वो जज के सामने पुरानी सी लगे कि हमारे परदादा के टाइम की ये बनी हुई है, दादाजी के टाइम की ये फाइल बनी हुई है, हमारी प्रॉपर्टी है ये। तो वहाँ पर के एग्जैक्टली बिल्कुल पर्टिकुलर डे, वीक, मंथ जहाँ पर वो पेपर बना होगा पता लग ही आएगा क्या? नहीं। स्टैंडर्ड एरर मार्जिन आता है, यानी कि दिक्कतें वहाँ पर आती हैं, एग्जैक्ट डेट्स नहीं आप पता लगा सकते। ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन अब आपको पल्ले पड़ गई होंगी चीज़ें कि आने वाली क्लास अब इस टॉपिक की आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है, क्योंकि आपको ये सारी टर्म्स अब पता है बहुत अच्छे से। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।